हमारा ये इंड एस अप्लाई होता है ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स, ये सभी पर अप्लाई होता है इन रिलेशन टू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। हाँ, जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट जो है 105 की वो अप्लाई करती है ऑन ऑल एनसीए एक्सेप्ट डेफर्ड टैक्स या एग्रीकल्चर या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स या फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटीज, यानी इनके ऊपर हम अपने पास प्रेजेंटेशन की बात तो करते हैं, वैसे बात नहीं करते हैं। नॉन करंट एसेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज हेल्ड फॉर सेल। तो क्लासिफाई करना हो अगर हेल्ड फॉर सेल, तो इसके अंदर सवाल उठता है व्हाट डू यू मीन बाय हेल्ड फॉर सेल। तो मुझे फटाफट से बताओ हेल्ड फॉर सेल का मीनिंग क्या है। हेल्ड फॉर सेल का मतलब है जहां पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एसेट्स विल प्राइमरीली बी रिकवर्ड थ्रू सेल, जो सेल से रिकवर होंगे रेदर देन यूज, और यूज से रिकवर नहीं होंगे। अच्छा, हम ये कैसे पता लगाएं, ये तो हो गया उसका मीनिंग। हम कैसे पता लगाएं कि भाई वो एसेट हेल्ड फॉर सेल है। तो देयर आर सम कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। कितनी कंडीशंस हैं बताओ फटाफट से, कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशंस हैं। एक, मैनेजमेंट इज कमिटेड। पाली, हमने कहा मैनेजमेंट इज कमिटेड, और बताइए और क्या क्या चीजें थी। हमने आपको पूरी की पूरी इसके अंदर कथा बताकर बताई थी। हमने कहा मैनेजमेंट कमिटेड भी है, साथ में ही हमने एक्टिवली बायर्स ढूंढने शुरू कर दिए हैं, बायर्स की हमने सर्च शुरू कर दी है। तीसरा, हमारा जो प्राइस है दैट इज रीजनेबल। हमने रीजनेबल प्राइस मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे। और हम कब तक एक्सपेक्ट करते हैं, कुर्सी दे दीजिए, हम कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास वो एसेट बिक जाएगा। तो हमें लगता है हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं विद इन 12 महीने वो एसेट बिक जाएगा। और फिर हमने कहा था कि इसका हाई चांस होना चाहिए कि लो चांस होना चाहिए ऑफ चेंज इन प्लान। इसका कौन सा चांस होना चाहिए? सोनीपत कह रहा है नो चेंज, नालायक सोनीपत। लो चांस बेटा हो तो सकता ही है ना, यू को चांस होना ही नहीं चाहिए ये थोड़ा है। इन सभी शर्तों को हमने एक नाम दिया था। हम इन शर्तों को प्यार से एक नाम से पुकारते थे, सेल इज हाईली प्रोबेबल। इसका मतलब सेल हमारी हाईली प्रोबेबल है। अच्छा, अब फिर हमने इसके अंदर कहा कि सेल जो होनी चाहिए, जो एसेट होना चाहिए, शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, यानी वो इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए इन प्रेजेंट कंडीशन, यानी उसमें कुछ काम बाकी नहीं होना चाहिए, कुछ काम अभी करना है, बाकी नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ काम नहीं होना चाहिए। हां, छोटी मोटी इमैटेरियल
एक्टिविटीज हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उन एक्टिविटीज को छोड़ दो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, अब इसको तो मैं डब्बा नहीं बना रहा, अगर चलो बना देते हैं, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, तो हम कहते हैं कि वो एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दो। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या अब हेल्ड फॉर सेल नॉन करंट एसेट में ये शर्तें चेक करनी जरूरी है? हां, तुम्हें मैनेजमेंट कहे नहीं नहीं मेरे को लग रहा है, बोलो ऐसी की तैसी, तुम्हें क्या लगता है, शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी हमको। ओके, अच्छा हम जब कहते हैं कि एसेट हेल्ड फॉर सेल, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एसेट हेल्ड फॉर सेल इंडिविजुअल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जब वो चलता है तो उसके साथ कई लोग चलते हैं, इंडिविजुअल एसेट विद अदर एसेट्स, साथ में कोई और भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज भी हैं, गुडविल भी है, क्या हमारे पास वो ग्रुप भी हो सकता है? द आंसर इज यस। इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ग्रुप है, तो हम बोलते हैं डिस्पोजल ग्रुप, हम बोलते हैं डिस्पोजल ग्रुप। और अगर ये हमारा इंडिविजुअल एसेट है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने अपने पास कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रखा हुआ है अकेला बेचने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपसे कहा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एसेट्स बहुत मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस हो? फटाफट से मुझे बताओ, क्या ये मेजर कंपोनेंट ऑफ एंटिटी हो सकता है? कंपोनेंट ऑफ एंटिटी यानी एंटिटी का हिस्सा जो कि रिप्रेजेंट करता है मेजर लाइन ऑफ बिजनेस जिसे बेचा जा रहा है एज पर सिंगल प्लान। मैनेजमेंट ने एक प्लान बनाया है जिसके तहत वो बेचा जा रहा है। क्या ये अकेला प्लांट भी मेजर हो सकता है? फटाफट से बताओ, क्या अकेला प्लांट भी हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अकेला प्लांट भी हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस का हिस्सा हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। क्या ये ग्रुप भी हो सकता है कि ये जो ग्रुप है ये भी हो सकता है कि हमारा कंपोनेंट ऑफ एंटिटी हो विच इज मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और डिस्पोज ऑफ एज पर सिंगल प्लान, हम उसे सिंगल प्लान के तहत बेच रहे हो? अगर ऐसा होता है तो हम इसे बोलते हैं दिस इज डीसीओ, और अगर ये है तो हम बोलेंगे दिस इज डीसीओ। अब अगर डीसीओ बोलेंगे तो यहां पर हमें स्पेशल डिस्क्लोजर चाहिए, इसकी स्पेशल डिस्क्लोजर चाहिए। स्पेशल डिस्क्लोजर क्या चाहिए कि भाई साहब जो आपकी नॉर्मल डिस्क्लोजर होगी ना वो बैलेंस शीट के अंदर होगी, वो सबकी होती है, तो ये स्पेशल डिस्क्लोजर बोल रहा हूं क्या, हमें प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पर बताना पड़ेगा, पीबीटी फ्रॉम डीसीओ, पीएटी फ्रॉम डीसीओ, ईपीएस फ्रॉम डीसीओ, टैक्स एक्सपेंस फ्रॉम डीसीओ, ये पीएनएल के फेस पे बताना पड़ेगा, कैश फ्लो के फेस पे बताना पड़ेगा, कैश फ्लोज फ्रॉम डीसीओ, हमें गेन और लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन भी बताना पड़ेगा। ये हमारे स्पेशल डिस्क्लोजर हैं, यहां पर भी है कि हमें स्पेशल डिस्क्लोजर करने पड़ सकते हैं। मैंने कहा उनको रेफर कर लो, ऊपर मैंने लिख दिए सारे के सारे। ये हमारा हो गया एक मुद्दा। इंडिविजुअल एसेट्स की अगर हम बात करें जो हमारा नॉट डीसीओ है, इनके लिए हमने कहा हमारी एक प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन क्या होती है? करंट एसेट में, अदर करंट एसेट में एसेट्स हेल्ड फॉर सेल दिखाओगे। अच्छा, और इसके अंदर हमारी प्रेजेंटेशन क्या होगी? बताओ जरा, इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? हम इसके अंदर करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में एसेट हेल्ड फॉर सेल दिखाएंगे, लेकिन क्या इसमें हम डिटेल भी मेंशन करेंगे? यहां मुझे अपने पास सारी क्लासेस बतानी पड़ेंगी, क्लासेस ऑफ एसेट्स।
बताना पड़ेगा कि इसमें हमारा डीटीए कितना है, फाइनेंशियल एसेट कितने हैं, गुडविल कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे यहां पर उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। क्या इसमें लायबिलिटीज भी हो सकती हैं? हाँ, तो उनको मुझे अपने पास करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटीज में बताना पड़ेगा लायबिलिटीज हेल्ड फॉर सेल। यानी मुझे यहां पर रिपोर्टिंग ज्यादा करनी है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये नॉर्मल डिस्क्लोजर हो गया? ये नॉर्मल डिस्क्लोजर हो गया, तो इसका मतलब नॉर्मल डिस्क्लोजर तो हमेशा ही है, स्पेशल डिस्क्लोजर भी कभी कभी आता है। तो डीसीओ के केस में टोटल डिस्क्लोजर क्या हो गए? डीसीओ केस में ये तो हो ही गए, ये करना है, और ऐसे ही इस केस के अंदर भी ये तो हो ही गए, ये करना है। तो आई बिलीव आपको डीसीओ का कनेक्शन समझ में आया। अब सवाल उठता है कि अगर मान लो इंडिविजुअल एसेट है या ये ग्रुप है, तो हमें अपने पास इसमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए? तो अकाउंटिंग के 3 भाग हैं। अकाउंटिंग के 3 भाग हैं, यानी हमको अपने पास क्लासिफिकेशन से पहले क्या करना है? बिफोर क्लासिफिकेशन, ऑन क्लासिफिकेशन, आफ्टर क्लासिफिकेशन। हमने इसके 3 पार्ट कर दिए। बताइए बिफोर क्लासिफिकेशन क्या करेंगे? लगाओ वही स्टैंडर्ड, अप्लाई ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स एंड फॉलो इट्स अकाउंटिंग। जैसे कि वो क्या हो सकता है? वो 16 नंबर हो सकता है, तो मैंने कहा आप उसे डेप्रीशिएट करो, डेप्रीसिएशन टिल डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने कहा आपको अपने पास ऐसा करना पड़ेगा। क्या हो सकता है मैं इसे रीवैल्यू भी करूं? फटाफट से बताइए हां के ना। क्या हो सकता है मैं इसे रीवैल्यू भी करूं? क्योंकि मेरा ओरिजिनल पॉइंट जो था वो ये था कि भाई मैं अपने पास उसके अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा था, तो अब भी रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। I'm not saying always, I'm saying if your entity was earlier following revaluation model, so now also you have to revalue it, okay? Revaluation if revaluation model was adopted. क्या आप अपने पास इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करोगे? इंपेयरमेंट टेस्टिंग अंडर 36 नंबर, आप उसकी इंपेयरमेंट की टेस्टिंग भी कर डालोगे। ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, अब आपने सीए जो निकाल लिया, उस सीए विल बी कंपेयर्ड विद फेयर वैल्यू लेस सीटीएस, फेयर वैल्यू लेस सीटीएस, जो कि फेयर वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? एज पर इंड एएस 113। सीटीएस क्या है? सीटीएस इज इक्वल टू सीटीडी। ये वही है जो इंड एएस 36 वाला था, यानी कि इसके अंदर कहीं पर भी डज नॉट इंक्लूड फाइनेंस एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स। हमने कहा इसे कंपेयर करो। इफ डिक्लाइन, अगर डिक्लाइन हो रहा है तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे एज इंपेयरमेंट लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस। उसे कहां रिकॉर्ड करोगे? इन P&L। क्या मैंने यहां रीवैल्यूएशन रिजर्व बोला है? क्या मैंने यहां रीवैल्यूएशन रिजर्व बोला है? नहीं, मैंने बोला इसे P&L में रिकॉर्ड करोगे। यदि तुम्हारा कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व अर्लियर पड़ा है, अर्लियर रीवैल्यूएशन रिजर्व विल बी रिटेन्ड एज इट इज, उसको रिटेन कर लो, और फिर बाद में क्या होगा? अपॉन सेल आरआर विल बी ट्रांसफर टू, आरआर विल बी ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर हो जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग, आखिरी में रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आफ्टर क्लासिफिकेशन में आपने क्या करना है? फर्दर नो डेप्रीसिएशन, आपने उसके बाद डेप्रीसिएशन नहीं लगानी है। फर्दर नो इंड एएस 36, आपको 36 नंबर नहीं लगाना है,
बच्चा कह रहा है रीवैल्यूएशन, फर्दर नो रीवैल्यूएशन। तुम सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करोगे, ईच ईयर कंपेयर करोगे। क्या कंपेयर करोगे? सीए वर्सेस फेयर वैल्यू लेस सीटीएस, उसके साथ इसे कंपेयर करोगे। हर बार इसे कंपेयर करोगे और इसका चेंज अगर आ रहा है तो कहां डाल दोगे? P&L में डाल दोगे। थोड़ी खिचड़ी बन गई, लेकिन वीडियो बन रहा है तो आप उसको बाद में ठीक कर सकते हैं अपने पास। तो आप उसको अपने पास P&L में ट्रांसफर कर दोगे। यदि डिस्पोजल ग्रुप की बात करते हैं तो सारी अकाउंटिंग तो सेम है। अकाउंटिंग एज अबव, जो हमने ऊपर अकाउंटिंग की है वही है। हमें अपने पास फर्स्ट अपना लॉस कहां डालना पड़ेगा, यह बात भी आपको इंड AS 36 में बता रखी है। पहले गुडविल को डालना पड़ेगा, सेकंड किसे डालना पड़ेगा? अदर एसेट्स को डालना पड़ेगा। लेकिन ये अदर एसेट्स कौन से होंगे? एक्सेप्ट, बताओ अदर एसेट्स कौन से होंगे? जिन पर मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होते। जो हमारे पास ये हैं इनके एक्सेप्शन में, एक्सेप्ट दीज, तो यहां डड्डा ऐसे आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये एक्सेप्शन की लिस्ट वही वाली है जिन पर हमने पहले मना कर दिया था। तो ये हमने आपको पहले बता रखी थी बातें, ये इंड AS 36 में भी बातें हमने बताई थी। फिर हमने बताया था अगर ये क्लासिफिकेशन हो जाती है आफ्टर बैलेंस शीट, अगर आफ्टर बैलेंस शीट हम क्लासिफाई करते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे? नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नो प्रेजेंटेशन, जस्ट डिस्क्लोज द फैक्ट्स एज पर इंड AS 10। भाई आफ्टर बैलेंस शीट बिफोर अप्रूवल अगर ऐसा होता है तो आपको यह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बात बताई थी। फिर हमने एक बात और बताई थी, हमने कहा कभी कभी हम अपने यहां पर चेंज इन प्लान कर देते हैं। हम कभी कभी अपने यहां पर चेंज इन प्लान कर देते हैं। तो बताइए इसके अंदर दो बातें हो गई। भाई आपको मैनेजमेंट ने कह दिया प्लान चेंज्ड, ओके, नहीं तो तुम क्या आफ्टर 1 ईयर चेक करोगे कि आफ्टर 1 ईयर सेल हुई कि नहीं हुई? अगर आफ्टर 1 ईयर सेल नहीं हुई तो क्या करोगे? तुमने कहा चेक करो डिले के रीजंस क्या हैं, डिले के रीजंस क्या हैं, चेक करो मैनेजमेंट की कमिटमेंट क्या है। क्या हो सकता है हम अभी भी अपने पास हेल्ड फॉर सेल को कंटिन्यू करें? फटाफट से बताओ, क्या अभी भी हो सकता है हेल्ड फॉर सेल को कंटिन्यू करें? हो सकता है। यह भी हो सकता है कि हम चेंज इन प्लान कर दें। हम कहें साहब चेंज इन प्लान हो गए, तो बताओ चेंज इन प्लान कब हो सकता है? भाई मैनेजमेंट खुद ही चेंज कर दे, या 1 साल बाद तुमने चेक किया और तुम्हें लगा चेंज इन प्लान होना चाहिए तो प्लान चेंज हो गया। जब प्लान में चेंज होगा तो अकाउंटिंग क्या होगी? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है। तो जब हमारे पास इसके अंदर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो जब भी होगा तो हमने कहा फॉलो ओरिजिनल स्टैंडर्ड। फिर आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में ही हमने कहा द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट वुड बी, बताइए जी कैरिंग अमाउंट क्या होगा? रिकवरेबल अमाउंट ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्लान, या सीए जिस दिन हमने उसे हेल्ड फॉर सेल किया था लेस कर दो उसमें से। क्या लेस कर दो? डेप्रीसिएशन। मतलब सरल भाषा में यदि हमने हेल्ड फॉर सेल ना किया होता तो आज एसेट कितने का होता? तो आज एसेट कितने का होता? यह मेरा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है। आप जब भी इसको रिवाइज करना चाहेंगे बस इस वीडियो से रिवाइज